क्या दोस्तों आपको पता है विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? माई श्रीनगर नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? और हाल ही में यह महानुभाव क्यों हाईलाइट में है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 12 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, फार्म मिन्ह चिन्ह कहां के नए प्रधानमंत्री बने? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है फार्म मिन्ह चिन्ह। कहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वो वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वियतनाम। और हमारे प्रधानमंत्री श्री ने फार्म मिन्ह चिन्ह को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए बधाई भी दी है। तो फार्म मिन्ह चिन्ह की बात करें, वियतनाम के पूर्व सुरक्षा अधिकारी और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है फार्म मिन्ह चिन्ह, और वे वियतनाम के 8वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह भी याद रख लीजिए, यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए वियतनाम के 8वें प्रधानमंत्री कौन बने, तो हमारा आंसर होना चाहिए फार्म मिन्ह चिन्ह। और निवर्तमान प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक, कौन? गुयेन जुआन फुक को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है, वियतनाम का नया राष्ट्रपति किसको नियुक्त किया गया? निवर्तमान प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक को। और भारत और वियतनाम के बीच रणनीतिक संबंधों को 50 साल कब पूरे हो रहे हैं? हमारे भारत देश और वियतनाम के बीच ये रणनीतिक संबंधों के 50 साल अगले वर्ष यानी कि 2022 में पूर्ण हो रहे हैं। और हमारे और वियतनाम के बीच एक दोस्तों सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया गया था। कब? दिसंबर 2020 में, जिसका नाम था पैसेज अभ्यास, और यह एक नौसेना अभ्यास था। तो वो भी मैंने आपको बताया था। 27 दिसंबर 2020 को भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया था। तो यह नौसेना अभ्यास कहां आयोजित किया गया? दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया। किसके साथ आयोजित किया है? वियतनाम के साथ। और हमारे भारत देश और वियतनाम के बीच एक और भी सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है विनबेक्स। क्या? विनबेक्स भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। और हमें यहाँ नाम से ही पता चल जाता है कि वियतनाम इंडिया एक्सरसाइज। ओके, तो वियतनाम यहाँ मैप में देखिए, यह है वियतनाम। और वियतनाम के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? चाइना, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, इतने देशों से सटा हुआ है यह वियतनाम, जिसकी कैपिटल का नाम है हनोई। क्या? वियतनाम की कैपिटल का नाम है हनोई। और वियतनाम के राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने बताया, निवर्तमान प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक वियतनाम के राष्ट्रपति बन गए हैं। और वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फार्म मिन्ह चिन्ह। और वियतनाम की करेंसी का नाम क्या है? डोंग। तो इतने फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं और इनमें से यह विंबलडन में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया की महिला विमेन्स टेनिस प्लेयर जिसका नाम है एशले बार्टी। किसने? एशले बार्टी ने विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीता। लेकिन किसको हराकर जीता, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। एशले बार्टी ने यह फाइनल मुकाबले में हराया है कैरोलिना प्लिस्कोवा को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एशले बार्टी। इमेज में आप देख सकते हैं, विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में एशले बार्टी ने किसको हराया? यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमें याद रख लेना है चेक गणराज्य के कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया है। और कई बार कोई भी खिलाड़ी किस देश से जुड़ा हुआ है वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो याद रखो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस प्लेयर और यह कैरोलिना प्लिस्कोवा चेक गणराज्य की महिला टेनिस प्लेयर है। और इस जीत के साथ ही एशले बार्टी ने दूसरी बार ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा किया और इससे पहले एशले बार्टी ने 2019 में फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया था। यानी कि यह जो ग्रैंड स्लैम है यह दूसरी बार अपने नाम किया है। 2019 में पहली बार फ्रेंच ओपन जीता था और यह विंबलडन जीत लिया है एशले बार्टी ने। और वर्तमान में टेनिस की दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तो इमेज में आप देख सकते हैं एशले बार्टी है टेनिस की दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी है। और एशले बार्टी किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। और 2019 में रोमानिया की सिमोना हालेप ने पहली बार यह खिताब जीता था। और कैरोलिना प्लिस्कोवा पिछले 7 वर्षों में विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाली चेक गणराज्य की पहली महिला खिलाड़ी थी। तो यह भी दोस्तों एक उपलब्धि मानी जा सकती है। इमेज आप देख सकते हैं कैरोलिना प्लिस्कोवा को और वो चेक गणराज्य की ओर से यह विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला टेनिस प्लेयर भी बन गई है। भले ही रनर्स अप रहे लेकिन यह उपलब्धि भी कम नहीं कही जा सकती। ओके, तीसरा क्वेश्चन, कोविड-19 के कप्पा वेरिएंट के 2 मामले कहां दर्ज किए गए? हमारे भारत देश में कोरोना के 2 वेरिएंट मिले। एक है डेल्टा ने तो हमारे भारत देश को हिला कर रख दिया। और यह कप्पा के 2 हाल ही में मामले सामने आए हैं। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कप्पा कोविड-19 के 2 नवीनतम प्रकारों में से एक है। दूसरा वेरिएंट डेल्टा है जिसकी उपस्थिति पहली बार भारत में दर्ज की गई थी। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि डेल्टा वेरिएंट की सबसे पहली उपस्थिति कहां दर्ज की गई थी? हमारे भारत देश में। और कप्पा का भी वेरिएंट सबसे पहले हमारे भारत देश में ही मिला था। और कप्पा कोविड-19 का नया रूप नहीं है बल्कि WHO के अनुसार अक्टूबर 2020 में इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले भारत में हुई थी। तो यह हमें याद रख लेना है कि कप्पा और डेल्टा सबसे पहले हमारे भारत देश में मिले कोरोना के ये वेरिएंट। और इससे पहले पेरू से एक नए वेरिएंट लैम्ब्डा की सूचना मिली थी। तो ये कैसे नाम है दोस्तों? याद रखो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है कप्पा, डेल्टा, लैम्ब्डा। ये किसके वेरिएंट है? ये कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्योंकि वो अपना स्वरूप बदलता रहता है। और भारत द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के B.1.617.1 म्यूटेंट को भारतीय संस्करण कहे जाने पर आपत्ति जताए जाने के बाद WHO ने ग्रीक वर्णमाला का उपयोग करते हुए कोरोना वायरस के इस संस्करण को कप्पा और B.1.617.2 को डेल्टा नाम दिया है। तो याद रखो कि यह जो वेरिएंट है ना म्यूटेंट, तो इनके नाम हम कैसे याद रख सकते हैं? तो याद रखो यहाँ पर है 1 और हमारी वर्णमाला का पहला अक्षर भी कौन सा है? क है। तो 1 क, यानी कि यहाँ लास्ट में 1 डिजिट आए तो यह कप्पा वेरिएंट। और यह 2 को हम उल्टा लिखे तो इस तरह आएगा। तो यह है डेल्टा हो गया। तो आपने याद रख लिया। ओके, चौथा क्वेश्चन, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किस देश में खादी ट्रेडमार्क हासिल किया है? हाल ही में हमारे खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, यह तीनों देश में खादी ट्रेडमार्क हासिल किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में KVIC ने ट्रेडमार्क हासिल किया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी कि KVIC ने हाल ही में तीनों देश भूटान, संयुक्त अरब अमीरात बोले तो UAE और मेक्सिको में खादी ट्रेडमार्क हासिल किया है। और यह खादी ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में बड़ा कदम माना जा रहा है। और KVIC को अभी तक जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और यूरोपियन संघ में कुछ उत्पादों पर ट्रेडमार्क मिल चुका है। और इन देशों के अलावा KVIC के दुनिया भर में 40 देशों में ट्रेडमार्क के आवेदन लंबित है। और हाल ही में 3 देशों ने यह ट्रेडमार्क को वैलिड कर दिया है। तो KVIC के उत्पादों में खादी कपड़ा, परिधान, साबुन,
सौंदर्य प्रसाधन और अगरबत्ती आदि शामिल है। और केवीआईसी के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना, इमेज में आप देख सकते हैं, वो केवीआईसी के अध्यक्ष है। और किसी के देश द्वारा दोस्तों इसी तरह का ट्रेडमार्क मिलना हमारे खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन, 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था? दोस्तों यह तो जीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हाल ही में करंट अफेयर में क्यों आया वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले याद रखो 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था? यहां पर पढ़िए, 2019 नोबेल पीस प्राइज मिला था अबी अहमद को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अबी अहमद। लेकिन अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री हैं? वहां पर हाल ही में अबी अहमद ने यह प्रधानमंत्री का जो चुनाव था वो जीत लिया है और एक बार फिर से अपने देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं अबी अहमद, जिनको 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसीलिए करंट अफेयर में आए हैं अबी अहमद। किस देश के प्रधानमंत्री है? इथियोपिया के। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद की पार्टी ने 436 सीटों में से 410 सीटों के साथ संसदीय चुनाव जीत लिया है और प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री अबी अहमद के लिए दूसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया। और अबी अहमद की पार्टी का नाम क्या है वो भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जिस तरह हमारे भारत देश में राजनीतिक पार्टियां हैं भाजपा, कांग्रेस, तो इसी के तरह अबी अहमद की पार्टी का नाम है प्रॉस्पेरिटी पार्टी। क्या? प्रॉस्पेरिटी पार्टी के नेता है अबी अहमद। और अबी अहमद इथियोपिया ने 2018 के प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़े पैमाने पर उदारीकरण की शुरुआत की थी। किसने? अबी अहमद ने इथियोपिया में 2018 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उदारीकरण की शुरुआत की थी। जिस तरह हमारे भारत देश में 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई गई और इसके बाद हमारा जो अर्थतंत्र है वो विकसित होता चला गया। और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों? क्योंकि यह पुरस्कार उनके देश के चिर शत्रु इरिट्रिया के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए दिया गया था। और 45 साल के अबी अहमद को इथियोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, इथियोपिया का नेल्सन मंडेला किसको कहा जाता है? अबी अहमद को कहा जाता है। छठा क्वेश्चन, माई श्रीनगर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? हाल ही में माई श्रीनगर नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनोज सिन्हा, इमेज में आप देख सकते हैं। और यहां पर भी लिखा है माई श्रीनगर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किसने किया है? मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माई श्रीनगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसे श्रीनगर के नागरिकों और पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करने वाले वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में पेश किया गया है। क्या? श्रीनगर के नागरिकों और पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करने वाले वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में पेश किया गया है। और ऐप विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सभी उपलब्ध ई सेवाओं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पर्यटन संबंधी जानकारी और उपयोगकर्ताओं की उंगलियों पर आपातकालीन हेल्पलाइन सेवाओं को एकीकृत करता है। यह मोबाइल एप्लीकेशन यहां पर सही ढंग से आप पढ़ सकते हैं, माई श्रीनगर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। माई श्रीनगर ऐप एक मजबूत तंत्र के रूप में काम करेगा जो उपयोगकर्ता को वास्तविक समय में सूचना के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही श्रीनगर शहर में पर्यटकों के आकर्षण और स्थलों से संबंधित जानकारी को एक मंच उपलब्ध कराएगा माई श्रीनगर नामक मोबाइल एप्लीकेशन। सातवां क्वेश्चन, प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रेगनेंसी बाइबल नामक किताब की फ्रंट पेज यहां रखी होती तो आपको आंसर पता चल जाता। यह प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लिखी है एक बॉलीवुड हीरोइन जिसका नाम है करीना कपूर खान। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है करीना कपूर खान, इमेज में आप देख सकते हैं। और इस किताब की टाइटल पेज को भी इमेज में देख सकते हैं। क्या लिखा है पढ़ो तो, करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल किसने लिखी है? करीना कपूर जी ने। करीना कपूर खान ने अपनी नई किताब करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है।
उन्होंने इसे अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। क्या? इस किताब को करीना कपूर जी ने तीसरा बच्चा कहा है। और किसके साथ मिलकर करीना कपूर ने यह किताब लिखी है? अदिति शाह के साथ मिलकर यह किताब लिखी है। और उन्होंने किताब लिखते हुए अपने अनुभव साझा किए। इसमें उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी बाइबल लिखने दोनों के ही सफर का जिक्र किया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में श्री पी के वॉरियर का निधन हो गया। वे कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी श्री पी के वॉरियर के निधन पर शोक व्यक्त किया, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे श्री पी के वॉरियर एक हमारे भारत देश के आयुर्वेदाचार्य थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आयुर्वेदाचार्य श्री पी के वॉरियर का 100 साल की आयु में निधन हो गया है। इमेज आप देख सकते हैं श्री पी के वॉरियर को। आयुर्वेदाचार्य और कोटक्कल आर्य वेदशाला के प्रबंध न्यासी डॉक्टर पी के वॉरियर का निधन हो गया है। और पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं डॉक्टर पी के वॉरियर। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित श्री वॉरियर ने अपने 100 वर्ष के सक्रिय लंबे जीवन से आयुर्वेद की कुशलता प्रदर्शित की। और 117 वर्ष पुरानी आर्य वेदशाला, 100 साल पुराना आयुर्वेद कॉलेज, 87 साल के विश्वंभर मंदिर, 85 वर्ष पुराना AVS का हर्ब गार्डन, 80 वर्ष पुरानी कथकली अकादमी ऐसे जीवंत स्मारक है जो उनके संस्थान निर्माण के प्रयासों को दर्शाता है। यानी कि एक बहुत से संस्थानों से जुड़े हुए डॉक्टर पी के वॉरियर, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, हमारे भारत देश के एक जाने माने आयुर्वेदाचार्य। और यहाँ जब हमने जिक्र किया है आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद को एक उपवेद या अथर्ववेद का एक उपग्रंथ माना गया है। तो यह याद रख लीजिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उपवेद या अथर्ववेद का उपग्रंथ किसको माना जाता है? आयुर्वेद को। और इसका इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक मिलता है। यह चरक संहिता, यह सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय अन्य ग्रंथ है जिनमें आयुर्वेद से संबंधित ज्ञान का भंडार है। तो यह भी हमें याद रख लेना चाहिए। चरक संहिता किसने लिखी है? सुश्रुत संहिता किसने लिखी है? अष्टांग हृदय ग्रंथ किसने लिखा है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 9वां क्वेश्चन, कोपा अमेरिका 2021 की ट्रॉफी पर किसने कब्जा जमाया? कोपा अमेरिका 2021 ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है, मीन्स जीत लिया है अर्जेंटीना ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने किसको हराकर कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है? ब्राजील को हराकर। और यहां आप देख सकते हैं खुशी का जश्न मनाते हुए अर्जेंटीना के यह सारे फुटबॉलर्स। दुनिया के महान फुटबॉलरों में से एक लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका फाइनल में ब्राजील को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका 2021 की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। तो यह बात भी याद रख लो, अर्जेंटीना की यह फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे? लियोनेल मेसी खुद थे। और किसको हराया है? ब्राजील को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अर्जेंटीना टीम ने 28 साल में पहला खिताब और सुपरस्टार मेसी ने पहली बड़ी सीनियर इंटरनेशनल ट्रॉफी हासिल की। मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना टीम पहली बार चैंपियन बनी है यह कोपा अमेरिका 2021 में। और इससे पहले अर्जेंटीना ने यह खिताब 1993 में जीता था। कब? 1993 में यह अर्जेंटीना ने खिताब जीता था और अब 2021 में जीता है। और ब्राजील ने कोपा अमेरिका टाइटल सबसे अधिक बार यानी कि 9 बार जीता है, लेकिन इस साल हरा दिया है अर्जेंटीना ने ब्राजील को। 10वां क्वेश्चन, विंबलडन इतिहास में सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? दोस्तों, विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम और इटली के पहले ऐसे टेनिस प्लेयर जिन्होंने विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई हो। टेनिस प्लेयर का नाम है माटेओ बेरेटिनी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है माटेओ बेरेटिनी। इमेज में आप देख सकते हैं विश्व के 9वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी माटेओ बेरेटिनी विंबलडन के मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में विश्व के 18वें नंबर के ह्यूबर्ट हरकाज को हराकर विंबलडन इतिहास में सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए। और 25 वर्षीय बेरेटिनी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी है। और यह क्वेश्चन जब मैं आपको बता रहा हूं तो आपके सामने यह फाइनल मैच का मुकाबला भी आ गया होगा नतीजा। यानी कि विंबलडन में
पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इस प्लेयर ने या इनके साथ दोस्तों कौन है आमने सामने? आपको याद है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कल के करंट अफेयर में यह क्वेश्चन में फिर से कवर करने वाला हो कि विंबलडन में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। ओके, 11वां क्वेश्चन, एक सप्ताह तक चलने वाला आम महोत्सव कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? एक सप्ताह तक चलने वाला आम महोत्सव कार्यक्रम बहरीन देश में आयोजित हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बहरीन देश। लेकिन हमारे भारत देश को क्या? भारत देश को संबंध है, क्योंकि जीआई प्रमाणन आम की किस्में हाल ही में बहरीन देश भेजी गई थी, इसीलिए करंट अफेयर में आया है यह आम महोत्सव कार्यक्रम। जून 2021 में बहरीन में एक सप्ताह तक चलने वाला आम महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जीआई प्रमाणित आम की 3 किस्में खीरसपति, लक्ष्मण भोग और जर्दालू सहित 16 प्रकार के आम प्रदर्शन के लिए रखे गए। कहां पर? यह बहरीन देश में। और यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, खीरसपति, लक्ष्मण भोग और जर्दालू दोस्तों किसकी किस्में है? आम की किस्में है। और बहरीन से सौदा मिलने के बाद एपीडा के निबंधित निर्यातकों के माध्यम से बंगला और बिहार के आम उत्पादकों से खरीदकर आम का निर्यात किया गया। यानी कि एपीडा हमारे भारत देश में विभिन्न उत्पादों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करता है। और हाल ही में एपीडा ने गुजरात के जो भालिया गेहूं है इसका भी निर्यात किया। और वो भी मैंने आपको बताया था। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में होने वाले फाजिल आम की एक बड़ी खेप बहरीन को निर्यात की गई है। और यह आम भौगोलिक पहचान यानी कि जीआई प्रमाणित किस्म है जिसे निर्यात किया गया है। तो यह बात भी याद रख लीजिए दोस्तों कि यह फाजिल नामक एक आम की किस्म कहां पर इसका उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में। और यह मालदा जिले की यह फाजिल आम का बहरीन देश को निर्यात किया गया है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान किसने शुरू किया है? हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार। और हाथी पांव की जो बीमारी है इसके तकरीबन पूरे विश्व के 40% मरीज हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। और इसीलिए यह एक गंभीर बीमारी है। और यह हमारे भारत देश में दोस्तों मानसिक रूप से जो बीमारी है इनके बाद हाथी पांव दूसरे नंबर की बीमारी है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है। और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। और यह कौन सी दवा दी जाती है? तो हाथी पांव के बीमार व्यक्तियों को दोस्तों अल्बेंडाजोल, कौन सी? अल्बेंडाजोल नामक दवा दी जाती है। और हाथी पांव जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस, क्या? एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, यह एक उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, शॉर्ट में कहे तो एनटीडी के रूप में भी जाना जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के बाद यह दूसरी सबसे अधिक अक्षम करने वाली बीमारी है। याद रखो, मानसिक स्वास्थ्य के बाद यह दूसरी सबसे अधिक अक्षम करने वाली बीमारी है जिसका नाम है हाथी पांव रोग। और इसके तकरीबन पूरे विश्व के 40% से अधिक मामले हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। देखो, हाथी पांव भारत के लिए गंभीर खतरा है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुमानित 650 मिलियन भारतीयों को हाथी पांव होने का खतरा है। और विश्व में हाथी पांव के 40% से अधिक मामले अकेले भारत देश से आते हैं। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, श्याम श्रीनिवासन निम्न में से किस बैंक के सीईओ बने? इमेज आप देख सकते हैं, नाम है श्याम श्रीनिवासन। हाल ही में वो दोस्तों फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। पहले भी थे, हाल ही में 3 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के शेयर धारकों ने फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्याम श्रीनिवासन की फिर से नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस इमेज को पढ़िए, आरबीआई रीअपॉइंटमेंट श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक, और फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन को 3 साल की अवधि के लिए फिर से सीईओ नियुक्त किया गया है, जो 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेंगे।
और भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 जुलाई 2021 को उनकी पुनर्नियुक्ति की मंजूरी भी दे दी थी। और यहाँ जिक्र किया गया है फेडरल बैंक लिमिटेड का, तो यह एक निजी क्षेत्र का एक प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कोच्चि के अलुवा में स्थित है और भारत के विभिन्न राज्यों में इसकी 1200 से अधिक शाखाएं हैं। तो हमें यह याद रख लेना है, फेडरल बैंक लिमिटेड यह हमारे भारत देश का एक प्रमुख भारतीय वाणिज्य बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, कोच्चि के अलुवा में। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एकीकृत ऑटोमेशन प्रणाली स्पर्श किसने शुरू की है? एकीकृत ऑटोमेशन प्रणाली स्पर्श रक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था हमारा रक्षा मंत्रालय। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है कपिल सिला, गोसाई मनीष, टीचर हर्षद कलब, भाविका भवाने, भावना तड़वे, विष्णु काट, राहुल भट्टी, FA कुरैशी। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री या तो रक्षा मंत्रालय। मानसी प्रजापति, HR हंसा, कुंवरिया प्रियंका, मेहुल परमार, स्नेहल नाय, चावड़ा अजय, अमित प्रजापति, चंद्रिका किशोरी, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है रक्षा मंत्रालय। जल्पा परमार, वाला संजय, चौधरी सोनल, चुड़ासमा हर्षा, मेघा परमार, कालसी मावी, मुकुल कुमार सिंह और किंजल चावड़ा, इन सभी दोस्तों का आंसर भी बिल्कुल सही। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, देश की शहरी स्थानीय इकाइयों में ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि ODF श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? एक बार फिर से, देश की शहरी स्थानीय इकाइयों में ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि ODF श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।